Hello students with a new chapter of class 12 Kubla Khan. Kubla Khan or A Vision in a Dream, a Fragment. Both these are the name of a single poem which is Kubla Khan. This poem Kubla Khan has been written by S.T.Coleridge. Before starting this poem, my dear students, I should tell you something about this poet S.T.Coleridge. एंड वन मोर थिंग कि इस पोएम कुबला खान को अ विजन इन अ ड्रीम क्यों कहा गया। सो स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि S.T. कॉलरिज उन्होंने इस पोएम को एक ट्रांस लाइक माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में लिखा था। ट्रांस लाइक स्टेट ऑफ माइंड मीन्स वो अपने पूरे कॉन्शियस वे में कॉन्शियस स्टेट में नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इस पोएम को लिखते टाइम जो पोएट S.T. कॉलरिज थे वो बीमार थे और जिन्हें जो कि कुछ मेडिसिन्स ले रहे थे और उस मेडिसिन्स की वजह से बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ दोज मेडिसिन्स ही फेल्ट अस्लीप। वो सो गए और वो लगभग 3 आवर्स जो 3 घंटे की गहरी नींद में प्रोफाउंड स्लीप में वो चले गए और उसी दौरान उन्होंने कुछ ड्रीम देखा और जब वो अपनी ड्रीम से बाहर निकले व्हेन ही अवॉक तो उन्होंने अपने ड्रीम में जो प्लेसेस देखे उसकी जोग्राफिकल चीज़ें या जो भी उसकी प्रिटीनेस ब्यूटीफुलनेस जो भी देखा उन्होंने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ दिस पोएम। बट ऐसा कहा जाता है कि दिस पोएम इज़ नॉट कंप्लीट, एक्चुअली इट इज़ एन इनकम्प्लीट पोएम। वाई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नींद में उन्होंने एक ड्रीम देखा था और उसी ड्रीम में जो उन्होंने प्लेसेस देखा उन प्लेसेस को वो एक्सप्लेन कर रहे थे, बट किसी पर्सन के इंटरप्शन की वजह से जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तब कोई पर्सन इस बीच में आ गया और जिस वजह से उनका जो ड्रीम था वो कुछ मिस हो गया उनके माइंड से और इस वजह से वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सके और यह जो पोएम है वो इनकम्प्लीट रह गया। सो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें सुनकर आपको थोड़ा कहते हैं ना वो इंटरेस्ट आया होगा इस पोएम में कि ऐसा क्या था। और जो पोएट है S.T. कॉलरिज उन्होंने इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में भी उन्होंने ये पोएम लिखा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alph, the sacred river, ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. In this stanza, the poet S.T. Coleridge is saying about Kubla Khan. Students, I should tell you that Kubla Khan was a Mongolian leader. It means वो जो थे वो मंगोल के शासक थे, एक मुगल लीडर थे वो क्या थे, एक मंगोलियन लीडर थे। तो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज सेइंग दैट कुबला खान इन ज़ैनडू डिड कुबला खान। ज़ैनडू जो है वो एक नेम ऑफ प्लेस है। तो इस ज़ैनडू में कुबला खान ने क्या किया, अपने वहाँ पे जो भी कह सकते हैं कि जो आर्मीज थे, जो सोल्जर्स थे वहाँ, उनके जो लोग थे, उन्होंने ऑर्डर दिया किस चीज़ का, तो स्टेटली प्लेजर डोम मीन्स यहाँ पर पैलेस, महल, एक पैलेस बनाने का। और वो जो महल, जो पैलेस उन्होंने बनाने का ऑर्डर दिया वो कहाँ, जहाँ पर जो एल्फ है वो एक रिवर है, सैक्रेड रिवर। तो उस एल्फ सैक्रेड रिवर जो कि पवित्र नदी जो वहाँ से बहती थी, थ्रू कैबिन्स मेजरलेस टू मैन। यहाँ पर पोएट उस एल्फ रिवर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो एल्फ रिवर थी वो इतनी लंबी नदी थी कि मेज़रलेस, इट मीन्स जो कि मेज़रलेस में जिसे मेज़र नहीं किया जा सकता था। और जो नदी थी वो कैबिन से होकर, गुफाओं से होकर जो है वो बहकर जा रही थी टू अ सनलेस सी, यानी कि सनलेस सी में वो जाकर मिल रही थी। तो यहाँ पर पोएट ने इस ज़ैनडू नामक प्लेस में कुबला खान का जो ऑर्डर दिया गया था उसे वो जो कि उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने ये ड्रीम किया था, एक इमेजिनेशन था उनका शायद, तो वो उन्हें इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट ईयर, सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground
with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with cinnamon rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. Here, in the first line, the poet is saying the poet has written so twice 5 miles of fertile ground. Here, the thing is so twice 5 miles. Twice miles means 10 miles, यानी कि डबल ऑफ ट्वाइस माइल्स 5 माइल्स. तो वहाँ पर जो पोएट कह रहे हैं कि वहाँ पर वो जोग्राफिकल चीज़ों को बता रहे हैं कि वह जो जगह था, वह जो प्लेस था, वहाँ पर 10 माइल्स का जो फर्टाइल ग्राउंड था, जो कि वॉल्स एंड टावर्स से वो क्या था, वहाँ पर घिरा हुआ था. एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सिनिस रील्स, और वहाँ पर गार्डन्स भी थे जहाँ पर छोटे छोटी नदियाँ, या कहा जा सकता है छोटे छोटे नाले जो थे वो बह रहे थे. वेयर ब्लॉसम मैनी एंड इंसेंस बियरिंग ट्री, और वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारे प्लांट्स थे जिसमें जो कि ब्लॉसम थे, फूलों से भरे हुए थे, खिले हुए थे. एंड हियर वर फॉरेस्ट एज एंशियंट एज द हिल्स, और वहाँ पर बहुत ही पुराने, बहुत ही एंशियंट जंगल्स थे. पहाड़ियों के पास चारों ओर वहाँ पर जंगल ही जंगल भरे हुए थे, जो कि ग्रीनरी को दर्शाता था. वहाँ पे जो हरा भरा जो सनी स्पॉट्स था वो ग्रीनरी से भरा हुआ था, बिल्कुल हरा भरा प्लेस था वह. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a sedan cover, a savage place, as holly and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो एक्सप्लेनेशन है वो एक दूसरे स्टैंडर्ड से वो कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि जब पोएट ये इस पोएम को लिख रहे थे, जो कि उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था, उस वक्त कुछ लोगों के आने की वजह से इंटरप्शन हो गया, और उनके माइंड से जो बातें हैं, वो ड्रीम्स जो है वो थोड़ा थोड़ा मिस हो गया, जिस वजह से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं दिखता है. ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस लाइन्स. बट ओ, हियर पोएट इज सेइंग बट ओ, वो एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग कि दैट डीप रोमांटिक चैज़म, वो जो डीप रोमांटिक चैज़म जो था, चैज़म मीन्स अ टाइप ऑफ वी कैन से दरार, तो वो जो था वहाँ पर डाउन द ग्रीन हिल आर्थवर्ड अ सैडन कवर. सैडन कवर मीन्स एक टाइप ऑफ ट्री. तो वो जो वहाँ पे ग्रीनरीज थी, जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे उसके आर पर देखा जा सकता था कि वहाँ पर जो सैडन ट्रीज है उससे वो कवर्ड थे. अ सैवेज प्लेस, यह जो ब्यूटीफुल प्लेस था, बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा जो जगह था, एज हॉली एंड एन्चेंटेड, जितना ही वो हॉली था, पवित्र था, सैक्रेड था, उतना ही ये एन्चेंटेड था, यानी कि कह सकते हैं कि जादुई था, मैजिकल था. एज एवर बेनेथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड, तो इस प्लेस को जो पोएट है वो हॉली और एन्चेंटेड, एन्चेंटेड क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ा सा हॉन्टेड है, हॉन्टेड मीन्स थोड़ा हॉरिबल टाइप है. तो ये क्या है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एज एवर बेनेथ अ वैनिंग मून वॉज हॉन्टेड, वहाँ जो मून था वो जो थोड़ा डरावना लग रहा था, वो इसलिए कि वहाँ पर उन्होंने किसी वुमेन, किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनी. और वो क्यों रो रही थी, तो अपने डेमन लवर को लेकर. अपने डेमन लवर कहने का मतलब है द लवर हु वॉज नॉट ऑनेस्ट विद दैट लेडी. तो उसका जो वेलिंग साउंड था, जो क्राइंग साउंड था, जो रोने वाला साउंड था, वो हॉन्टेड था. इस तरह से पोएट इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन्स, एंड फ्रॉम दिस chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail or chaffy grain beneath the thresher's flail. हियर द पोइट इज सेइंग कि वो जो चैज़म जो है, चैज़म मीन्स वो जो दरार थी, वो वहाँ पर एक आवाज़, एक नॉइज़ी साउंड आ रहा था. किस चीज़ का, तो बहते हुए पानी का. वहाँ पे एक नॉइज़ी साउंड जो कि लगातार कंटिन्यूसली आ रहा था. वो साउंड ऐसा लग रहा था मानो कि जो अर्थ है वो बहुत ही डीपली, बहुत टायर्डनेस की वजह से, बहुत ही एग्जॉस्टेडनेस की वजह से वो जो है बहुत ही डीपली ब्रेथ कर रही थी, पैंटिंग करते हुए, यानी हाफते हुए वो ब्रीदिंग कर रही थी. नेक्स्ट लाइन में पोएट ये कहते हैं कि अ माइटी फाउंटेन, एक फाउंटेन था वहाँ पे, मोमेंटली वाज फोर्स्ड, ऐसा लग रहा था उसे फोर्स्ड किया गया हो.
amid whose swift half-intermittent burst, whose fragments vaulted like rebounding hail, और शेफी ग्रेन beneath the thresher's flail। यहाँ पर पोइट ने थोड़ा सा कंपेयर किया है कि जब जो थ्रेशर्स फेल यानी कि जो अनाज होते हैं, फसल होते हैं, उन्हें जब अलग किया जाता है, फ्रेश किया जाता है, तो जो एक्टिविटी होती है वो जिस तरह से उड़ते हैं हवा में, उसी तरह से वो जो फाउंटेन था, वो जो नॉइज़ी साउंड था वाटर का, वो उस तरह से एक्टिविटीज़ दोनों का कंपेयर करते हैं कि ऐसा लग रहा था वो भी बर्स्ट हो रही थी वहाँ पे बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही तेज़ी से। एंड मिड दिस डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर। यहाँ पर फिर से पोइट ने सैक्रेड रिवर की बात की है। इट मीन्स एल्फ रिवर, जो कि पहली फर्स्ट स्टैंजा में मैंने आपको बताया। यहाँ पर सैक्रेड रिवर यानी एल्फ की बात हो रही है। 5 miles meandering with a mazy motion. Here mazy motion means zigzag वाला motion. Through wood and dell, the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. In these lines the poet is saying that amid these dancing rocks, यानी वो जो dancing rocks कहने का मतलब है जो वहाँ पे जो rocks थे, उन रॉक्स के बीच में once and ever यानी कि हमेशा, इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर, जो सैक्रेड रिवर जो एल्फ है वो कंटिन्यूसली लगातार वहाँ से क्या करती है, जिगजैग मोशन में वो जो है वो बहती रहती है, हमेशा हमेशा बहती रहती है। 5 miles मेंडरिंग, वो जो 5 miles का जो वहाँ पे जो प्लेस था, जो एरिया था, मेंडरिंग विद अ मेजी मोशन, उस जिगजैग मोशन के साथ वो उसे उस एरिया से होते हुए पवित्र नदी जो है एल्फ वो बहती रहती है वहाँ से। थ्रू वुड एंड डेल, वो जो एल्फ रिवर है, यहाँ पर पोएट जो है एल्फ रिवर को बता रहे हैं कि वो जब वहाँ से बह रही है, बहती हुई जा रही है, तो किस तरह से, कहाँ कहाँ से होते हुए। तो वो कहते हैं कि थ्रू वुड यानी कि जंगलों से, डेल यानी कि घाटियों से होते हुए वो जो सैक्रेड रिवर है वो बहती हुई जा रही है। देन रिच द कैवेंस, और फिर वो बहते हुए कहाँ जाती है, तो कैवेंस में जाती है, गुफाओं से होते हुए बाहर निकलती है। और यह जो है क्या है, मेजरलेस है टू मैन, यानी किसी भी पर्सन के लिए, मैन के लिए ये क्या है, मेजरलेस है, इसे मेज़र नहीं किया जा सकता है। एंड सैंक इन टर्मल टू अ लाइफलेस ओशियन, और इस तरह से जंगलों से, घाटियों से, डांसिंग रॉक से होते हुए वो जो सैक्रेड रिवर एल्फ है वो बहती हुई कहाँ चली जाती है, ट्यूमल्ट यानी कि अपने नॉइजी वे में, नॉइजी साउंड करते हुए, आवाज़ निकालते हुए, एक्साइटमेंट में वो जाती है, कहाँ मिल जाती है, तो लाइफलेस ओशियन में जाकर वो मिल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियाँ जो है वो लास्टली कहाँ जाकर मिलती हैं, ओशियन में। ठीक उसी तरह से पोएट ने यहाँ पर इमेजिनेशन अपना एक्सप्लेन किया है, जो उन्होंने ड्रीम में देखा कि वो जो नदी है एल्फ रिवर, वो क्या है, कहाँ जाकर मिलती है, तो लाइफलेस ओशियन में मिलती है। Now here in the next lines we see, and mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of life. इन द नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या है, फिर बिल्कुल अलग टॉपिक जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है पोएट का। जैसे कि पहले, इससे पहले वाली लाइन्स में पोएट ने बताया सैक्रेड रिवर जो है वो किस तरह से बहती है, कहाँ कहाँ से होते हुए और कहाँ जाकर मिल जाती है। नाउ हियर सडनली द टॉपिक इज चेंज्ड हियर इन दिस स्टैंजा। यहाँ पर पोएट कहते हैं एंड मिड दिस ट्यूमल्ट, यानी ये नॉइजी जो साउंड था, ये जो रिवर का जो भी था, वहाँ पर सडनली कुबला जो है वो अपने एंसेस्ट्रल यानी कि अपने पूर्वजों की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है, जो ये कहते हैं कि दिस टाइम इज़ नॉट फॉर योर लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस मोमेंट। ये क्या है, तुम्हें वॉर के लिए रेडी होने का टाइम है तुम्हारे लिए, तो उठो और गेट रेडी फॉर वॉर। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर, यहाँ जो महल है, जो पैलेस है, जो कि प्लेजर डोम है, उसे, उसका शेडो जो है वहाँ पर दिखता है। मिडवे ऑन द वेव्स, वो जो वेव्स हैं, पानी का जो वेव्स है, उसमें वो उसका जो डॉम का जो शैडो है वो दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, जहाँ पर जो है वो मिंगलिंग साउंड, ऐसा लगता है कि वो सुनाई पड़ रहा है कि फाउंटेन्स और केव्स जो हैं वो एक दूसरे के, वहाँ से एक दूसरे का जो साउंड है वो सुनाई पड़ता है। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, कहा जाता है कि ऐसा जो साउंड है वो बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है, इसलिए इसे रेयर डिवाइस कहा जा रहा है।
और वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अ सनी प्लेजर डॉम विद केव्स ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जो डॉम था, वो जो प्लेजर डॉम था, वो बहुत ही रेयर था। रेयर इसलिए था क्योंकि उस महल के एक पार्ट में सनी था, सनी यानी कि वो सन रेज पड़ रहे थे, सनी वाला एनवायरनमेंट था। और वहीं दूसरे लाइफ में क्या था, विथ केव्स ऑफ लाइफ, यानी कि वहाँ पे वो लाइफ जो था वो केव्स ऑफ लाइफ था। Here, in the next line, the poet is saying, a damsel with a dulcimer music instrument, जो है dulcimer क्या है, एक music instrument है। A damsel with a dulcimer, in a vision once I saw, it was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight it would win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice. It means here damsel. Damsel means a young unmarried girl, we can say. एक यंग अनमैरिड गर्ल को यहाँ डैम्सल कहा गया है, जिसके पास एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जिसे डल्किमर कहते हैं। और पोएट यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विज़न में ये देखा कि इट वॉज एन एब्सिनियन मैड, ये क्या है, एक एब्सिनियन गर्ल है, और ऑन हर डल्किमर शी प्लेड, और अपने उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, अपने डल्किमर के साथ वो जो है वो एक सॉन्ग प्ले कर रही है, एक सॉन्ग गा रही है। वो जो सॉन्ग है वो किसके बारे में है, तो ऑफ माउंट अबोरा। जिस तरह से मैंने जेनाडू नाम बताया था किसी प्लेस का, ठीक उसी तरह से हो सकता है कि ये इमेजिनरी नेम है जो कि पोएट ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कि वो जो सॉन्ग गा रही थी डैम्सल, यंग मैरिड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, वो माउंट अबोरा के बारे में बताते हुए उससे सॉन्ग में गा रही थी। पोएट यहाँ कहते हैं कि कुड आई रिवाइव विद इन मी, कि उस गर्ल, उस एब्सिनियन गर्ल की म्यूज़िक से वो इतने ज़्यादा रिवाइव, इतने ज़्यादा हैप्पी हुए, उनके हार्ट को इतना ज़्यादा टच किया कि उसका जो सॉन्ग है उसे वो बहुत डिलाइटेड हुए, बहुत खुश हुए। वो कहते हैं कि अगर मैं इसे दोबारा सुन सकता, तो जिस तरह से इस गर्ल के सॉन्ग ने मेरा दिल जीत लिया है, मुझे जीत लिया है, अगर मैं इस म्यूज़िक को दोबारा सुन पाता तो आई वुड बिल्ड दैट डॉम इन एयर। तो उस डॉम को, जो कि मिरेकल, जो कि रेयर डॉम है, रेयर प्लेस है, उसे मैं दोबारा बना देता, मैं हवा में ही बना देता दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस, जिसमें कि जिसके एक पार्ट में सनी इन्वायरमेंट है, सनी वेदर है, और दूसरे पार्ट में क्या है, केव्स ऑफ आइस। यानी कि आप सोच सकते हो ये बहुत रेयर ही होगा कि किसी प्लेस के एक पार्ट में सनी, यानी कि वो धूप वाला माहौल, सॉरी मौसम हो, और दूसरे ही पार्ट में क्या हो, आइसी आइस, बर्फ़ वाला वेदर हो। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंपली, दैट्स वाई द पोएट सेज इट रेयर। Now, in the last stanza, the poet is saying, the poet has explained actually that, and all who hear should see them there, and all should cry, beware, beware. His flashing eyes, his floating hair, wave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honeydew hath fed and drunk the milk of paradise. ये जो लास्ट स्टैंजा है, इस स्टैंजा में पोएट ने जिसके बारे में एक्सप्लेन किया है वो क्लियर नहीं है कि उन्होंने एक्चुअली कहा किसके बारे में है। वो कहते हैं एंड ऑल हु हियर, कि कोई भी इंसान जो यहाँ पर इसे सुनता, इससे सुन सकता है, शुड सी देम देयर, एंड ऑल शुड क्राई, और जो भी इसे देख सकता, जो भी इसे सुनता, वो ये कहता बीवेयर बीवेयर, कि बीवेयर हो जाओ, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। हिज फ्लैशिंग आइज़, हिज फ्लॉटिंग हेयर, क्योंकि उसके जो फ्लैशिंग आइज़ दिखते, जो उसके हेयर जो कि फ्लॉट कर रहे होते हवा में, वो वे बस सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और उसके चारों ओर क्या करते, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स सर्कल वो वेब हो जाता, बन जाता। एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें जैसे ही बंद करते, विथ हॉली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। वो कहते हैं कि जैसे ही वो बंद करते अपनी आंखें, वहाँ पर एक हॉली ड्रेड दिखाई पड़ता, जो कि एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, जो कि पैराडाइज यानी कि हेवन के मिल्क को ड्रंक कर सकता था। तो यहाँ पर पोएट ने थोड़ा सा हॉरिबल एक्सप्लेनेशन किया है, बट इट इज़ नॉट क्लियर हियर कि एक्चुअली वो कह किसके बारे में रहे हैं इस लास्ट स्टैंजा में। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कुबला खान, जो कि आप जैसा कि मैंने कहा इंटरकनेक्टेड नहीं है एक दूसरे स्टैंजा से, क्योंकि यह जो है वो एस.टी. कॉलेज ने अपने ड्रीम में देखा था, और अपने ड्रीम में जो उन्होंने प्लेस देखा
उसका विजुअल डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस पोएम में दिया है। फर्स्ट स्टैंजा में आप देख सकते हो, आपने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेन्स खान्स प्लेजर डोम, कुबला खान का जो प्लेजर डोम यानी जो पैलेस, जो महल था, जो कि एल्फ सैक्रेड रिवर एल्फ के आसपास बना हुआ था अलॉन्ग साइड, वो उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक उसी तरह से सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने अबेशियन मेड गर्ल के बारे में बताया, और थर्ड स्टैंजा में उन्होंने क्या बताया कि यह जो है वो स्पीकर जो है वो एक ऐसे दृश्य के बारे में बताते हैं जहाँ पे कि वुमन जो है वो डरके मर यानी कि इंस्ट्रूमेंट के साथ वो अपना जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसे वो प्ले करती है और माउंट अबोरा के बारे में कुछ गाती है, और पोएट उससे बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड हो जाते हैं। इस तरह से पोएट ने पूरे पोएम में अपने ड्रीम को एक्सप्लेन किया है बहुत ही ब्यूटीफुली। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि पोएट ने विजुअल डिस्क्रिप्शन किया है जो भी उन्होंने अपने ड्रीम में देखा उसका। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस पोएम। आप समझ गए होंगे और आपने इन्जॉय किया होगा इस पोएम को। सो स्टूडेंट्स, नाउ be with me for the next videos of your chapters of your class. Till then, have a nice day.